नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन के अंदर। और आज हम जो बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में खेला हो गया एसआईआर की सुनवाई के दौरान, जब ममता बनर्जी खुद याचिकाकर्ता के रूप में कोर्ट के सामने पेश हुई। उसी को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ और क्यों ये इतना अहम है कि जब एक सिटिंग सीएम, चीफ मिनिस्टर लोगों के अधिकारों को लेकर, वोटर राइट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचता है तो उससे संगीनता कितनी बढ़ जाती है और ये इतना इंपॉर्टेंट पूरा मामला क्यों हो जाता है वेस्ट बंगाल एसआईआर का। उसी को समझाने के लिए, उसी की बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए मैं आज आया हूं लाइव। आज का लाइव सेशन थोड़ा सा डिले हो गया है 10 मिनट। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बारीकी के साथ डिटेल में यह सेशन होने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। देखिए, समझिएगा, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुली अदालत के अंदर यह बोलना, और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, एक सामान्य रणनीति नहीं है, एक सामान्य राजनीति नहीं है। यह एक दुर्लभ संवैधानिक मोमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट है। उसी को मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि भारत में चुनाव जो हैं वो सिर्फ एक इवेंट नहीं होते हैं। ये चुनाव जो हैं वो लोकतंत्र की जीवित आत्मा होते हैं। और जब वोटर लिस्ट ही संघर्ष का मैदान बन जाए तो लड़ाई किसी पार्टी की नहीं रहती, वो बन जाती है वोटर के अधिकारों के बारे में, वोटर राइट्स के बारे में, और न्याय और पब्लिक ट्रस्ट के बारे में, कि जन मानस का क्या विश्वास है उस पर, उसके बारे में बन जाती है। वेस्ट बंगाल के एसआईआर विवाद में सीएम ममता बनर्जी ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आकर याचिकाकर्ता के रूप में खुद दलील दी है, सबमिशन दी है, और एक बेहद गंभीर बात कही है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो ये प्रक्रिया है, एसआईआर की जो प्रक्रिया है, वो इंक्लूजन के लिए नहीं है, मतलब समावेश के लिए नहीं है, वो वोटर्स के वोटर लिस्ट से डिलीशन के लिए एक प्रक्रिया है। और उससे भी ज्यादा सबसे अहम बात था अदालत का रिस्पॉन्स इस पूरे मामले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल पिटीशंस की सुनवाई के दौरान साफ संकेत दिया है कि अब ईसीआई को सेंसिटिव होना होगा, खास तौर पर जब माइनर नेम स्पेलिंग मिस्टेक हो या माइनर नेम स्पेलिंग मिसमैच हो, और स्थानीय भाषा से जुड़े मामलों में नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तब चुनाव आयोग को और ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। यह सब कुछ तब हुआ जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता के रूप में स्पष्ट आकर, खुद आकर दलील दी। यह अपने आप में एक विलक्षण क्षण है। समझिएगा कि राज्य के वोटर के अधिकारों के लिए, वोटर राइट्स के लिए वहां का सीएम खुद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर आ रहा है और पेश भी हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, समझिएगा। और आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अदालत में आज की सुनवाई के दौरान क्या हुआ और ये पर्सनल अपीयरेंस क्यों रेयर है इस पर्टिकुलर केस के अंदर जहां पर सीएम खुद पेश हुई है, और कौन से संवैधानिक प्रिंसिपल्स हैं जो इस पूरे मामले के अंदर अप्लाई होते हैं, और इसका असर सिर्फ बंगाल पर नहीं बल्कि पूरे भारत के वोटर्स पर क्या पड़ सकता है उसको समझते हैं। क्योंकि असली सवाल यहां पर जो है वो बहुत सरल है। क्या डेमोक्रेसी की रक्षा के नाम पर की गई वेरिफिकेशन जेन्युइन वोटर को नुकसान पहुंचा सकती है क्या? इस सवाल के साथ सेशन को शुरू कर रहा हूं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। हमारी ऐप दून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी के माध्यम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और हमें सहयोग करिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक 30 सेकेंड के अंदर मैं पूरे मामले को आपको समझाना चाहता हूं कि एसआईआर क्यों है, क्या है, और वेस्ट बंगाल में ये इतना बड़ा विवाद क्यों बना, इसको समझाता हूं मैं। सबसे पहले आपको पूरी क्लैरिटी देना जरूरी है ना, तो स्टार्टिंग से क्लैरिटी देते हैं।
एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये बात आपको पता है। और ये इलेक्टोरल रोल्स का एक व्यापक रिवीजन प्रोसेस है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण प्रोसेस कहा जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो वोटर लिस्ट को अपडेट करने की और वेरीफाई करने की प्रक्रिया को एसआईआर कहा जाता है। और आमतौर पर जो रोल रिवीजन है, वो इलेक्टोरल रोल रिवीजन है, वो एक रूटीन प्रक्रिया है। नाम जोड़ना, नाम सुधारना, उम्र अपडेट करना, स्पेलिंग करेक्शन करना, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। लेकिन विवाद तब पैदा होता है जब प्रक्रिया बहुत लार्ज स्केल पर हो, दूसरा समय बहुत कम दिया गया हो, और तीसरा और असर इंक्लूजन से ज्यादा डिलीशन जैसा दिखने वाला हो। समावेश का असर नहीं दिख रहा है, बल्कि ऐसा दिख रहा है कि बहिष्करण करना है, वोटर को वोटर लिस्ट से बाहर निकालना है, तब ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्ट बंगाल का विवाद जो है मुख्यतः किन बिंदुओं पर था, उसको मैं आपको बता रहा हूं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी सेशन बनाया हुआ, आपने वो नहीं देखा तो देखिएगा। दूसरा, अनमैप्ड वोटर्स, वोटर को प्रॉपर तरीके से मैप नहीं किया गया वोटर लिस्ट में। तीसरा, कथित इनकंसिस्टेंसीज पर हियरिंग नोटिसेस, कि मतलब नाम में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस वजह से हियरिंग के नोटिस आ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की आशंका, आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और ये एसआईआर की प्रक्रिया कहीं लाखों लोगों को, लाखों मतदाताओं को पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर ना कर दे, इस आशंका के साथ ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और पेटिशनर्स का यहां पर यह कहना है, मुख्यतः ममता बनर्जी, राज्य सरकार का और बाकी के एडीआर, ईसीआई, या फिर जो मैंने आपको मोस्तारी बानू वाला केस बताया था वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। वहां भी वो भी यहां पर एक पेटिशनर है जिसके अंदर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 10 गाइडलाइंस दी थी। सभी का यह कहना है कि जो ये एसआईआर प्रक्रिया है ये ओपैक है, क्लियर नहीं है, क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। दूसरा, हेस्टी है, जल्दबाजी में किया जा रहा है, और इससे जेन्युइन वोटर्स को डर और नुकसान हो रहा है और परेशानी भी हो ही रही है। और ईसीआई की तरफ से इसमें जवाब ये आया कि वोटर लिस्ट की जो शुद्धता है वो जरूरी होती है, एसआईआर को रोकना संभव नहीं है, और सेफगार्ड हमारे पास प्रॉपर मौजूद हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप बोलोगे कि सर ये आप ममता बनर्जी वाले आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं बता रहे, उसके ऊपर मैं आ रहा हूं, मगर बैकग्राउंड भी तो समझना जरूरी है ना, कि आज का जो केस था, सुनवाई थी, वो उसमें ये पूरा मामला इस तरीके से। आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से तो बताइएगा जरूर, ठीक है, और चीजें समझ आ रही हैं तो वो भी बताइएगा। कानूनी रूप से जो असली सवाल है यहां पर यह नहीं है कि एसआईआर सही है या गलत है, एसआईआर कानूनी है या नहीं कानूनी है। एसआईआर कानूनी है, कानून के हिसाब से किया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि गलत है सही है, मगर असली सवाल क्या है, असली सवाल है क्या प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से किया जा रहा है, और जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें वोटर के अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा सवाल यह है कि फेयरनेस और का स्टैंडर्ड क्या होगा, किस तरीके से आप निष्पक्ष बने रहकर पूरे प्रोसेस को सुचारू रूप से करेंगे, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। और तीसरा सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की लिमिट्स क्या है, संवैधानिक जो शक्ति है उसकी सीमाएं क्या हैं। अब बात करते हैं, जब आज मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर यानी कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से, खुद वकील के रूप में, खुद एज अ पेटिशनर कोर्ट के सामने पेश होती हैं, दलील होती हैं, तो ये दलील देती हैं, तो ये अपने आप में रेयर क्यों है, इसको समझते हैं। सबसे हेडलाइन मेकिंग पहलू, आपने हेडलाइन तो पढ़ी ली होंगी सभी न्यूज चैनल्स पर, मगर हम न्यूज लाइंस, हेडलाइन से हटके कानूनी पहलू को और कानूनी बारीकी को आपको समझा रहा हूं कि और एग्जैक्टली हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में, वो बता रहा हूं। सीएम ममता बनर्जी का स्वयं सुप्रीम कोर्ट में बोलना ये अपने आप में एक विलक्षण संवैधानिक मोमेंट है, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, जब भी राज्य सरकार का कोई मामला कोर्ट के सामने आता है तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स को के जरिए रिप्रेजेंट होती है, जो राज्य सरकार है वो वकीलों के जरिए रिप्रेजेंट होती है, और दूसरा संवैधानिक मामलों में स्ट्रक्चर्ड लीगल सबमिशंस पेश किए जाते हैं कोर्ट के सामने, और तीसरा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो सत्ता चलाते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो गया, वो खुद नहीं बोलते हैं, वो खुद पेश नहीं होते हैं। जनरली ये प्रोसेस रहता है। लेकिन कानूनी रूप से पेटिशनर अदालत में से बोलने की अनुमति मांग सकता है, कोर्ट सीमित सबमिशन की
परमिशन दे सकती है। और यही मामला आज जो सुनवाई चल रही थी उस दौरान भी यही हुआ। ममता बनर्जी केस में, इस केस में अपने आप में पार्टी बनी, इसलिए केस का नाम ममता बनर्जी वर्सेस चुनाव आयोग बन गया है। ठीक है, ऑफिशियल नाम भी बन गया है। इस केस में 3-4 केसों को इकट्ठा किया गया, मोस्तारी बानू वाला केस भी इकट्ठा था। तो जब पेटिशनर के रूप में ममता बनर्जी पेश हुई तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस केस के अंदर अपनी दलीलें रखने का मौका दिया जाए। और कोर्ट ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पेटिशनर है उसको अलाउ कर सकती है, याचिका करता है उसको अलाउ कर सकती है। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि कोर्ट ने लिमिटेड सबमिशंस के लिए, सीमित सबमिशंस के लिए याचिकाकर्ता यानी कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री को अलाउ कर दिया। अब मगर एक बार आपको यहां पर ध्यान देना है कि जब कोई सिटिंग सीएम बोलता है कोर्ट के सामने तो उसके 3 महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं, वो समझिएगा। कोर्ट में क्या हुआ वो तो बता ही रहा हूं, मगर जब सीएम सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद आके बोले ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, तो इसके 3 प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव क्या है? सबसे पहला प्रभाव है इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट, यानी कि राज्य और राज्य सरकार उस मुद्दे को बहुत ज्यादा गंभीर मान रही है। दूसरा, पब्लिक इंपैक्ट, मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ जाता है। और आज आपने देख भी लिया, हर न्यूज मीडिया हेडलाइन के अंदर यही चल रहा है और अगले 3 दिनों तक यही चलने वाला है, आप लिख लीजिए। तीसरा इंपैक्ट ये होता है लीगल इंपैक्ट, कानूनी प्रभाव। वो ये है कि जब राज्य का सीएम खुद कोर्ट के सामने दलील पेश करता है तब जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बरतने का दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। आप मुझे बताइए, आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? जो मैं आपको बिल्कुल बारीक तरीके से बता रहा हूं कि जब राज्य का सीएम खुद राज्य के लोगों के बिहाफ पर पिटीशन डालकर दलील देने पहुंचता है तो उसके 3 प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव है इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट। सबसे क्लियर मैसेज क्या जाता है कि राज्य और राज्य सरकार उस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। दूसरा है पब्लिक इंपैक्ट, आम जनमानस के अंदर प्रभाव बढ़ता है और उसकी पूरे सिर्फ राज्य के अंदर चर्चा नहीं होती, नेशनल स्तर पर चर्चा होती है। और तीसरा है कानूनी प्रभाव, जो भी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं वो ज्यादा, उनके ऊपर ज्यादा फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बरतने का दबाव बढ़ जाता है। और इस मामले के अंदर चुनाव आयोग। आप मुझे बताइए, आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके साथ, एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट रूम की गरिमा भी बनाए रखनी होती है ऐसी सिचुएशन के अंदर। इसलिए कोर्ट सिर्फ ब्रीफ सबमिशन सुनती है, डिटेल में नहीं सुन सकती। सीएम यहां पर साहिबा पेश हुई तो उनको डिटेल में नहीं सुना, उनसे बोला आप जल्दी जल्दी अपने जो सबमिशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिए। ऐसा ही हुआ, भावनाएं सुनी गई, मगर इस पूरे मामले के अंदर जो फोकस था वो फोकस रहा किस बात पर? प्रोसीजर पर, सॉल्यूशन पर और उसके साथ साथ फेयरनेस पर। अब बात करते हैं जो ममता बनर्जी की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर जो आरोप लगाए गए हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। उन्होंने अपने क्या सबमिशंस दिए कोर्ट के सामने उसको समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सिटिंग सीएम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो रही, छोटी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो ये पूरी प्रक्रिया है, एसआईआर की जो प्रक्रिया है, ये इंक्लूजन नहीं बल्कि डिलीशन की प्रक्रिया बन गई है, वोटर लिस्ट से वोटर हटाने की प्रक्रिया बन गई है। सीएम का यहां पर जो सेंट्रल आरोप था वो बिल्कुल स्पष्ट था, वो ये था कि एसआईआर व्यवहार में डिलीशन ड्राइव बन गया है। उन्होंने, अब यहां पर देखिएगा, सुनवाई के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी हुआ, जो एग्जाम्पल लिया गया वो शादीशुदा औरतों का लिया गया। बहुत बेसिक और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करके, बिल्कुल हिट करके उसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने अनमैरिड वुमन का उदाहरण लिया कोर्ट के सामने, जो कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर क्या होता है, शादी से पहले सरनेम अलग होता है, शादी होने के बाद पति का सरनेम जुड़ जाता है। भारत में विवाह के बाद महिलाएं जो है अपना सरनेम बदलती है, ससुराल में वो शिफ्ट करती हैं, उनका एड्रेस भी बदलता है, डॉक्यूमेंट में उनका स्पेलिंग जो है अलग अलग हो सकता है, सरनेम तो बदलता ही है। अगर सिस्टम इस सामान्य सामाजिक
बदलावों को डिस्क्रिपेंसी मानकर नोटिस जारी करे तो जेन्युइन वोटर परेशान हो सकते हैं। मतलब ऐसी महिला जिसका शादी से पहले सरनेम अलग था, शादी के बाद उसका नाम बदला, तो उसको भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में कि आप जेन्युइन वोटर नहीं है। तो सवाल यही है, क्या इससे परेशानी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? परेशानी बढ़ती हो तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा, ठीक है। और इससे कानूनी रूप से ये जो पूरा पॉइंट है क्यों अहम है? कानूनी रूप से ये पूरा पॉइंट इसलिए भी अहम है क्योंकि संविधान के 3 अनुच्छेद यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। आर्टिकल 14 जो समानता के अधिकार और नॉन आर्बिट्रेरीनेस की बात करता है, जो मनमाने कोई भी प्रक्रिया जो है वो मनमाने तरीके से नहीं हो सकती, ऐसा संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है। उसके साथ साथ अनुच्छेद ड्यू प्रोसेस, अनुच्छेद नहीं बोलूंगा, जो ड्यू प्रोसेस है हमारे संविधान के अंदर वो आर्टिकल 21 से आता है, अनुच्छेद 21 से आता है। सुनवाई का जो है वो फेयर मौका मिलना चाहिए और मानव गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, बार बार बुलाकर परेशान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं एस के फरीद, ठीक है। इसलिए जो मामला ये है पूरा टेक्निकल मामला नहीं है, टेक्निकल करेक्शन का है ही नहीं, ये वोटर डिग्निटी का है, वोटर गरिमा का है। अब इस पूरे मामले के अंदर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिया आज की सुनवाई के दौरान। समझिएगा, एक तरह से ईसीआई को बोल ही दिया है कि भाई थोड़ा ध्यान रखो, बी मोर सेंसिटिव, ऐसा पागलपन तो मत करो, सेंसिटिव रहिए। जो नाम में गलतियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, दत्ता और दत्ता वाला एग्जाम्पल भी दिया कोर्ट में सुनवाई के दौरान, DUTTA, DATTA, कई लोग दत्ता को DUTTA भी लिख देते हैं, DATTA भी लिख देते हैं। इसी तरह गांगुली के बारे में GANGULY भी लिख देते हैं कई लोग, GANGULI भी लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेलिंग में, नाम में अगर कोई अल्फाबेट में गलत तरीका सा लिखा हुआ है तो उसमें नोटिस जारी करना क्या ठीक है? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिया है और उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये अभी तक सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम संदेश ये था आज की सुनवाई के दौरान, ईसीआई को ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा और चाहिए भी। क्यों? क्योंकि कई जो हैं वो नोटिस केवल माइनर स्पेलिंग मिसमैच पर भेजे गए हैं। भारत में जो ट्रांसलिटरेशन है वो हमेशा से परफेक्ट नहीं रही है कि मतलब हिंदी में आप कुछ नाम लिखते हैं वो एग्जैक्टली इंग्लिश में भी उसी तरीके से लिखा जाए, इसमें परफेक्शन नहीं मिलती है। अलग अलग तरीके में, जैसे दत्ता का मैंने आपको एग्जांपल दिया, DATTA भी लिखते हैं लोग, कुछ लोग DUTTA भी लिखते हैं। इसी तरह रॉय का ROY भी लिखते हैं और RAI भी लिखते हैं। इसी तरह गांगुली का एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दिया। अगर हम हर अंतर को सस्पिशन मान लें तो इससे क्या होगा, नोटिस की बाढ़ आ जाएगी। और यही कहना है ममता बनर्जी का, याचिकाकर्ताओं का। इसी वजह से SIR को लेकर वेस्ट बंगाल में इतने सारे नोटिस गए हैं और ऑब्वियसली वोटर डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा और जो सिस्टम है वो अपने आप में ओवरलोड हो जाएगा। कोर्ट यहां पर संकेत जो है वो बिल्कुल साफ दे रहा है कि आइडेंटिटी डिस्क्रिपेंसी और लैंग्वेज डायलेक्ट में डिफरेंस में हमें फर्क करना चाहिएगा, उसे समझना चाहिएगा। जो वेरिफिकेशन है वो एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन कभी भी ये वोटर के हरासमेंट का कारण नहीं बन सकती है। समझिएगा, जो SIR प्रक्रिया है, जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, कोर्ट मानती है कि ये जरूरी है, मगर ये कभी भी हरासमेंट का कारण नहीं बन सकती। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर का जो मुद्दा था वो भी उठ के आया कोर्ट के सामने। माइक्रो ऑब्जर्वर विवाद, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और कंट्रोल किसके हाथ में, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं जो इस सुनवाई के दौरान हुआ। एक ये बड़ा मुद्दा था अपने आप में माइक्रो ऑब्जर्वर का। यहां पर पेटिशनर्स ने क्या आरोप लगाए कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स को सुपरसीड कर रहे हैं, डिलीशन पावर गलत हाथों में जा रही है इससे। और इस पर ईसीआई का जवाब था कि स्टेट ने हमें पर्याप्त ऑफिसर नहीं दिए हैं, इसलिए जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो हमने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लागू किए या हम उनको लेके आए और ऐसा करना हम कानूनी तौर से ठीक भी कर रहे हैं।
कानूनी समस्या यहां पर अकाउंटेबिलिटी की है, आप ये समझिएगा। इलेक्शन का जो कानून है उसमें निर्णय जो है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा होना चाहिए, ताकि ये वोटर जान सके कि जिम्मेदार कौन है। यहां पर देखिएगा, जब कोर्ट ने बोला कि ईसीआई को कि आपको और ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा, तो इसको समझिएगा कोर्ट का संकेत क्या है। यदि स्टेट ऑफिसर्स उपलब्ध हो तो माइक्रो ऑब्जर्वर कम किए जा सकते हैं, और जरूरत पड़े तो कोर्ट संश्योर कर सकती है कि हर डॉक्यूमेंट पर बीएलओ को साइन करने पड़ेंगे। मतलब समझ रहे हैं कि अगर राज्य अपने ऑफिसर्स प्रोवाइड करे तो जो ये माइक्रो ऑब्जर्वर हैं इनकी संख्या कम की जा सकती है, और अगर जरूरत लगी ना कोर्ट को, कोर्ट ये इंश्योर करेगी कि बीएलओ हर डॉक्यूमेंट पर साइन करे। इससे क्या होगा, जवाबदेही बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। किसकी? चुनाव आयोग की, बीएलओ की, है ना। अच्छा, सुनवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आया व्हाट्सएप कमीशन का। ममता बनर्जी ने बोला चुनाव आयोग व्हाट्सएप कमीशन बन गया है। आरोप और रिटर्न ऑर्डर्स जो हैं वो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं। चुनाव आयोग व्हाट्सएप कमीशन बन गया है। जो बंगाल से ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये चीज महसूस की है क्या? आपके पास व्हाट्सएप से ऐसे मैसेजेस आए हैं क्या, नोटिस को लेकर, एसआईआर को लेकर, डॉक्यूमेंट सबमिशन को लेकर? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। एक गंभीर आरोप लगाया है यहां पर चीफ मिनिस्टर ने कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इनफॉर्मल तरीके से दी जा रही हैं, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से। कानून में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अफेक्टिंग सिटीजन को रिटन और ऑथराइज्ड तरीके से मिलनी चाहिए, लिखित तौर पर मिलनी चाहिए। और जो ये व्हाट्सएप का तरीका अपनाया जा रहा है ये इनफॉर्मल तरीका है। सीएम का ये कहना है, ममता बनर्जी का और याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि ये कानून के हिसाब से तरीका नहीं है, ये इनफॉर्मल तरीका है। क्योंकि कानून ये कहता है रिटर्न में दी जानी चाहिए और ऑथराइज्ड तरीके से दी जानी चाहिए, बीएलओ के थ्रू दी जानी चाहिए और सत्यापित डॉक्यूमेंट पे दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जवाबदेही का मैटर है, अकाउंटेबिलिटी का मैटर है, जुडिशियल रिव्यू का मैटर है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और आर्बिट्रेरीनेस से, मनमानेपन से बचाव भी होता है। इलेक्शन गवर्नेंस मैसेजेस से नहीं बल्कि लॉफुल ऑर्डर से चलती है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं संदेश दिया है। अब बात करते हैं संवैधानिक फ्रेमवर्क की, आर्टिकल्स और स्टैट्यूट की। इस पूरे मामले पर कौन कौन से कानून लगते हैं उसको समझते हैं। देखिए, संवैधानिक आधार की बात करें तो अनुच्छेद 324 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर के बारे में बात करता है, और उसके साथ साथ अनुच्छेद 326 जो अडल्ट सफरेज यानी कि वोटर के अधिकार की बात करता है, और इसके साथ साथ अनुच्छेद 14 जो समानता और फेयरनेस की बात करता है, और अनुच्छेद 21 जो मानव गरिमा और रीजनेबलनेस की बात करता है। अगर हम दूसरे कानूनों की बात करें संविधान को छोड़कर, तो इस पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और उसके साथ साथ जनप्रतिनिधित्व रूल्स, इलेक्टोरल रूल्स, ये सब इस पर अप्लाई होते हैं। और ये जो पूरा मामला है, इसका जो सेंट्रल गर्म मुद्दा है, सेंट्रल टेंशन का मुद्दा है, वो ये है। और ये मतलब कानून हमने इसलिए बनाया कि जो इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर लिस्ट है, वो साफ सुथरी बनी रहे, स्वच्छ बनी रहे, लेकिन जो प्रोसेस है वो डिलीशन फर्स्ट ना बने, इंक्लूजन फर्स्ट बने। मतलब समावेशी बने, वोटर को हटाने वाला ना बने, और सेंसिटिव होके सारा प्रक्रिया किया जाए, वोटर अधिकारों की रक्षा की जाए। क्योंकि वोट जो है वो कोई एक प्रिविलेज नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की नींव भी है। अब यहां पर समझिएगा, अब आगे वो महत्वपूर्ण हिस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूं जहां पर ममता बनर्जी ने कोर्ट से एग्जैक्टली क्या मांग की कि एसआईआर को लेकर कौन कौन से आदेश सुप्रीम कोर्ट को पास करने चाहिए। वो सभी बातें मैं आपको अब इस हिस्से के अंदर बता रहा हूं। अच्छा, मैंने आपके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर एक पोल भी चलाया है, आप उसको भी एक बार करेंगे, भरेंगे तो समझ आएगा कि आप लोगों का इस पूरे मैटर पर क्या व्यू है, वो भी मुझे बताइएगा। देखिए, सीएम ममता बनर्जी और जो दूसरे याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से जो रिलीफ मांगा गया है वो इस प्रकार है। जो मांगे गए रिलीफ है वो अपने आप में क्या दिखाते हैं? पहली बात तो ये दिखाते हैं कि जो लोगों को डर लग रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा वो बहुत बड़ा है, और
रिलीफ मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहला जो रिलीफ मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट से वो ये कि एसआईआर नोटिफिकेशन को सेट असाइड करना, कि मतलब जो एसआईआर का जो आदेश आ रखा है, एसआईआर करने का जो प्रोसेस है, इसको एक बार कैंसिल कर दो, इस नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दो जो ईसीआई की नोटिफिकेशन है। दूसरा, जो चुनाव है वो पुराने वोटर लिस्ट पर होने चाहिए, पुराने इलेक्टोरल रोल्स पर होने चाहिए। तीसरा, यह मांग है कि जो स्पेलिंग मिसमैच पर हियरिंग नोटिस नहीं जारी होने चाहिए और स्पेलिंग मिसमैच पर किसी को भी नोटिस नहीं देने चाहिए। इज इट क्लियर? आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करिएगा। आप सपोर्ट करते हैं तभी हम आपके लिए और ज्यादा सेशंस लेके आएंगे। ये मांगे। और तीसरा जो चौथा जो मांग है याचिकाकर्ताओं की वो ये है कि एलडी लिस्ट जो है वो ऑनलाइन हो जाए। और पांचवा ये है माइक्रो ऑब्जर्वर जो है उनको या तो कंप्लीटली हटा दो या फिर उनकी संख्या को सीमित कर दो। और पांचवा जो है आधार जैसे डॉक्यूमेंट स्वीकार करना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं समझ नहीं पाया हूं कि ईसीआई इस बात को क्यों नहीं समझ पाया है। बिहार एसआईआर के दौरान आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि एसआईआर के अंदर, एसआईआर में आधार को स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर वोटर वेरिफिकेशन। जो 11 डॉक्यूमेंट थे उसमें एक आधार भी जोड़ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद। उसके ऊपर हमने एक सेशन भी बनाया हुआ इसी चैनल पर, आपने उसको बहुत प्यार दिया है। लगभग 7 से 8 लाख व्यूज के अंदर आ चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि आधार को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ताओं को कोर्ट के सामने जाना पड़ रहा है। मान ली बिहार एसआईआर के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एसआईआर के अंदर वेरिफिकेशन के लिए आधार अपने आप में एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा, मगर रह बरते हमें यह देखने पड़ रहा है कि आधार को नहीं माना जा रहा। और इसलिए जो इस मामले के अंदर याचिकाकर्ताओं ने रिलीफ मांगा है उसमें यह बोला है कि आधार को एक डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाए वोटर वेरिफिकेशन के लिए। मतलब समझ में नहीं आता क्यों सुप्रीम कोर्ट के दूसरे डिसीजन की अवहेलना कर रहा है ईसीआई। कोर्ट ऐसे रिलीफ देते समय बहुत कोशिश रहती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, लेकिन सेफगार्ड जरूर देती है। अब बात करते हैं इस पूरे मसले के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट क्या अचीव करना चाहती है। आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा, आपके जो भी सवाल आएंगे वो मैं एंड में दे दूंगा, आपको ये दिक्कत नहीं होगी। मनुवादी 778 ने कुछ सवाल पूछा है, ठीक है, तो उसको एक बार समझते हैं। यहां पर समझिएगा कोर्ट का अप्रोच क्या है। कोर्ट ने ये बोला है, पहली बात तो ईसीआई को आप सेंसिटिव हो जाओ, जो स्पेलिंग मिसमैच या नेम मिसमैच वाली दिक्कत है उस पर नोटिस वगैरह जारी मत करो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया है कि स्पेलिंग मिसमैच और नेम मिसमैच में जो दिक्कत आ रही है उसकी वजह से किसी भी वोटर को नहीं हटाना चाहिए। इंडिकेशन नंबर 1 ये मिल रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेंसिटिव हो जाओ नेम मिसमैच वाली नोटिफिकेशन को लेकर। ठीक है, कोर्ट का अप्रोच यहां पर पूरा ये साफ है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो रुकना नहीं चाहिए। मतलब एसआईआर भी नहीं रुकनी चाहिए और जो इलेक्शन होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में होने वाले हैं वो भी रुकने नहीं चाहिए, लेकिन वोटर हर्ट भी नहीं होने चाहिए। जो वोटर के अधिकार हैं उनका भी हनन नहीं होना चाहिए। ये भी कोर्ट का जो अप्रोच है, कोर्ट एक पूरा संतुलित और बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रही है। और यहां पर जो की प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, जो मुख्य सिद्धांत इन्वॉल्व हैं, वो है सेंसिटिविटी का, संवेदनशीलता का, और दूसरा है लोकल डायलेक्ट को अंडरस्टैंडिंग का। कि हिंदी में किसी का नाम कुछ लिखा जाता है, बांग्ला में किसी का नाम कुछ लिखा जाता है और वही चीज इंग्लिश में कुछ और लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्पेलिंग मिसमैच होना, स्पेलिंग के अंदर कुछ डिफरेंस होना वो नॉर्मल चीज है, उसको आप एक्सेप्ट करिए। और तीसरा स्टैट्यूटरी अकाउंटेबिलिटी, कानून के तहत जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा जो प्रोसेस है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा एक चीज कि इस पूरे मसले के अंदर आपने एक चीज कोर्ट ने बहुत बार ऑर्डर किया है कि आप जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनकी लिस्ट को ऑनलाइन पब्लिश करिए। ठीक है, अभी जो मोस्तारी बानू का केस आया था उसमें यह तक कह दिया था कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत के अंदर वो लिस्ट पब्लिश करनी है। समझ में ये नहीं आता कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से पारदर्शिता क्यों नहीं अपनाता। पहले कोर्ट के सामने ये बोलेगा कि हम वो लिस्ट पब्लिश नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है,
फिर कोर्ट को आदेश करना पड़ेगा कि आपको वो लिस्ट पब्लिश करनी है। ऐसा ही बिहार के एसआईआर के दौरान भी हुआ, वेस्ट बंगाल के एसआईआर के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है ऐसा, ठीक है, यूपी के दौरान भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट को आदेश क्यों देना पड़े? तुम अपने आप से ही कर दो, संवैधानिक ड्यूटी आपकी नहीं है क्या? लोगों को परेशान होना पड़ रहा है इसमें, समझ रहे हैं? तो ये मैंने कोर्ट का बैलेंस अप्रोच बताया। कोर्ट ने, आपने देखा कि कोर्ट ने स्तर पर, अपने स्तर पर बहुत सारी इंटरिम डायरेक्शन पहले भी दी हैं, और इस केस से भी जो ममता बनर्जी पेश हुई उससे भी लग रहा है कि कोर्ट ये कह रहा है, जब कोर्ट चुनाव आयोग को ये कह रहा है कि आप संवेदनशील हो जाओ, जो स्पेलिंग मिस्टेक है, नेम मिस्टेक है, उसका ध्यान रखो, ये कॉमन चीज है, इस पर किसी को नोटिस जारी करना, इस पर किसी को वोटर लिस्ट से हटाना, ये ठीक रवैया नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको संवेदनशील होने की जरूरत है। इज इट क्लियर? क्योंकि पारदर्शिता जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप मुझे बताइए, आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? अच्छा, और अब मैं आगे बढ़ते हुए आपसे एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उस एक सवाल का जरूर दीजिएगा जवाब, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, कि अगर सिर्फ स्पेलिंग अलग होने पर, या स्पेलिंग में एक शब्द या कुछ अलग लिखा हुआ होने पर, वर्ड डिफर होने पर आपका नाम क्वेश्चन हो जाए कि आप वोटर हैं या नहीं, क्या आपको हियरिंग और डिलीशन का डर झेलना चाहिए? कमेंट में मुझे लिखिए, बताइए कि पूरे प्रोसेस को सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, या फिर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होनी चाहिए सभी दस्तावेजों की। अगर किसी के नाम में एक अल्फाबेट की भी गलती है तो उसको वोटर लिस्ट से हटा देना चाहिए क्या, या नहीं हटाना चाहिए? जवाब दीजिएगा। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, एक सेशन के अंदर कंप्लीट नहीं होगा। आपके साथ मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर और कुछ डिटेल में, बहुत बारीक बारीक लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, उनको छोटे छोटे सेशन बनाकर आपके साथ में अगले 2-3 दिन के अंदर शेयर करूंगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन यही है कि जो आज की हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल दुर्लभ मोमेंट थी। सीएम की व्यक्तिगत उपस्थिति कोर्ट के सामने पेश होना, आर्ग्यूमेंट देना, ईसीआई का इंस्टीट्यूशनल डिफेंस, ईसीआई की तरफ से अपना बचाव पक्ष रखना, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर जो बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है, इससे एक जो ये दिखाई देता है, सबसे पहली बात, कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो कानूनी तंत्र है, वो पहली बात तो कितना दुरुस्त है। अगर आपको किसी चीज से परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो कोर्ट आपकी बात सुनता है। और एक चीज हमारे लोकतंत्र के बारे में भी बताता है कि मुख्यमंत्री खुद कोर्ट के सामने आके पेश हो रहा है, मतलब जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा के बारे में, या उनके बारे में सोचने के बारे में मुख्यमंत्री खुद सोच रहा है, ठीक है। यहां मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, मगर मैं आपको एक बहुत जेन्युइन हमारे हेल्दी लोकतंत्र के बारे में बता रहा हूं, और हमारे संविधान के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं उनके बारे में बता रहा हूं। कोर्ट का जो संदेश इस पूरे मसले के अंदर आया है, संवेदनशील होने का ईसीआई को, उससे साफ यही है कि जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो कभी भी डरावनी नहीं बन सकती, वोटर को डराने वाली नहीं हो सकती, वो इंटिमिडेटरी नहीं हो सकती। हाँ, वोटर लिस्ट के अंदर गलतियां संभव है, गलतियां होंगी तो आपको करेक्ट करना चाहिए, लेकिन फेयरनेस जो है, पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है, वो पूरे प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए। आप उससे कोई भी ढिलाई नहीं बरत सकते। इज इट क्लियर? आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मैं सवाल देख लेता हूं। यहां सर, परेशान कर रहा कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रहा, 1955-71 वोटर लिस्ट भी एक्सेप्ट कर रहे। हाँ, समझते हैं। नजीर जी कह रहे हैं कि मैं बंगाल से हूं, नोटिस आया था मेरे नाम का, रोज नया नियम लागू होता है, बीएलओ को सब कुछ पता ही नहीं है। यह बात तो है, जमीनी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कितना अनुपालन रहता है या नहीं होता है, यह अपने आप में एक समस्या तो है। मगर आपको याद होगा जब बिहार का, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी थी कि ईसीआई इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा और उसके साथ साथ बीएलओ तक के लेवल पर यह पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से डायरेक्शंस दे सकता है, ये बात आप बिल्कुल ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। कोशिश करूंगा आपके लिए और बेहद बढ़िया जानकारी, इसके जो छोटे छोटे कानूनी मुद्दे हैं उसके ऊपर एक छोटा सेशन, एक दो सेशन और बना के मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, आप बताइएगा जरूर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट